वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 6। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि ग्रामीण विकास क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मानव पूंजी एवं मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है, आज का चैप्टर हम लोग देखेंगे और इसमें जानेंगे कि क्या होता है ग्रामीण विकास, इसमें कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, कैसी हालत है अभी देश की ग्रामीण विकास में, इसकी जानकारी लेंगे। और सबसे पहले अगर नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आज का टॉपिक, पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रामीण विकास है ना, चैप्टर का नाम भी है ग्रामीण विकास और हम लोग को जानना भी है ग्रामीण का विकास, माने ग्राम का विकास को हम लोग ग्रामीण विकास कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास में क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। मतलब ग्रामीण विकास उन क्षेत्रों पे कार्य करता है जिन क्षेत्रों में ग्रामीण पिछड़ गए हैं। तो किन क्षेत्रों में ग्रामीण पिछड़ गए हैं, फिर इनकी भी चर्चा करनी होगी। देखिए, ग्राम जो होता है वो ऐसे भी पिछड़ा ही होता है ना। सारी सुविधाएं शहर में मिलती है, गांव में सुविधाएं कम मिलती है, इसीलिए ग्रामीण जो है वो विकसित नहीं होता है, वो पिछड़ा हुआ ही रहता है। आप देख सकते हैं ग्राम में हर तरह की सुविधाएं नहीं होती है। वहाँ पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, अस्पताल की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरी वहाँ पे आर्थिक सुविधाएं नहीं है, लोगों का इनकम नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में, गांव छोड़ के शहर की ओर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में इनकम का कोई साधन नहीं है, तो शहर की ओर बस रहे। मतलब गांव में जनसंख्या घट रहा है और शहरों में जनसंख्या बढ़ रहा है। एक तरह से ये भी समस्या है कि शहरों में भार बढ़ रही है और ग्राम में क्या हो रही है, जनसंख्या कम हो रही है। ये सब समस्याओं के साथ आज हम लोग पूरा जूझते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले मानव संसाधन विकास, ये कह रहा है कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बोले कि साक्षरता में पिछड़ा हुआ है, एकदम पढ़ाई लिखाई में थर्ड क्लास से हम लोग। गांव में ना ही स्कूल होता है, स्कूल अगर होता है तो सरकारी शिक्षक होते हैं। सरकारी विद्यालय में इतना घटिया पढ़ाई नहीं, वहाँ केवल प्रमाण पत्र मिलता है। आप नाम लिखा लो सरकारी विद्यालय में, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा पास, पांचवा पास, जिसका पास का सर्टिफिकेट मिलना है वो दे देगा। उसके बाद पढ़ाने लिखाने का काम बाबा जी कर देगा। पढ़ना है नहीं, बाहर में ट्यूशन ले लीजिए या किसी तरह कोचिंग में, कहीं किसी तरह बच्चा मुश्किल से कोचिंग ले करके 9th 10th पास कर गया। नॉलेज का बाबा को ठिकाना नहीं है, क्योंकि कोचिंग होता है वहां तो नॉलेज कम ज्यादा पास करने का विधि चलता है ना। तो पास करा देना है किसी तरह से, है ना। पास कर करके बच्चा क्या करेगा, पास कर जाएगा सिर्फ, और पास में पास ही रहेगा। साक्षरता का मतलब पहले भी हम बता चुके हैं, भारत में साक्षरता का केवल एक मतलब है कि पढ़ा लिखा है, जबरदस्ती एगो मोहर मार दिया है कि तुम पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा का मतलब है कि नाम पढ़ने और लिखने आता है। किसी भी भाषा को जो पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको हम लोग साक्षर कहते हैं। और ये जरूरी थोड़ी है कि साक्षर जो होगा, जो पढ़ लिख लेगा, एक तरह से ये वाक्य पढ़ लेगा, किसी तरह मानव संसाधन विकास उसको सबे समझ में आ जाएगा, पूरा अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगा, पूरा आर्थिक नीति समझ में आ जाएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा सर। हम तो कहते हैं भारत में साक्षरता का पैमाना रखना चाहिए था 10th या 12th पास। तब देखते गवर्नमेंट चिल्ला के छाती पड़ के बोलती कि हाँ हम 90%, केरला 100%, या अभी पूरे भारत में 80% साक्षर है। अभी एक लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक भारत को 99% साक्षर ना कर देंगे। सर हमको साक्षर नहीं चाहिए, हमको चाहिए शिक्षित चाहिए, है ना। पूरा पूरी हम लोग को शिक्षित बना दो, है ना, तब ना माने। आप बात कर रहे हो साक्षर का, हम बात कर रहे हैं शिक्षित बनाओ। तो शिक्षित नहीं बनाना है, सरकार को क्या बना देना है, 2035 तक साक्षर बना देना है। शिक्षित अगर बना दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह राजनीतिक चलता है देश में, कैसे क्या हो रहा है, किसको नेता चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए, वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप जो है केवल साक्षर बन जाइए। सरकार का लक्ष्य भी देखिए क्या है, अभी कल ही पढ़े हम, सरकार का जो लक्ष्य है 2035 तक 99% साक्षर कर लेना है। मतलब लोगों को भाषा पढ़ने के लिए सिखा देना है। उसके बाद भाड़ में जाए, उसको राजनीतिक समझ में आए ना आए, अर्थव्यवस्था समझ में आए ना आए, जैसे अभी चलता है, कोई एगो मैटर ले लिया टीवी में चिल्लाने लगा न्यूज, और हम लोग पूरा चाव से बैठ के देखते हैं कि कुछ भी दिखा रहा है,
मजा आ रहा है। मजा आने का चक्कर में देश क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं, थोड़ा और प्रकाश डालते हैं देश में क्या हो रहा है। तो ये था साक्षरता, इसका तो हम पहले ही कर दें, ये खंडन करते हैं हमेशा कि भारत में साक्षरता बोलो ही मत, कहा तो सब अनपढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक 10th पास निकाला जाएगा ना तो मुश्किल से भारत में अबाउट 30% होगा मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। और ये मैट्रिक पास वाले लोग से पूछोगे ना तो 450 नंबर मिल जाएगा कहीं कहीं। और जानकारी पूछोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पूछ दोगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है तो बोलेगा पढ़े थे भूल गए। मतलब महात्मा गांधी खुद कहते थे कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर समा जाए। हम 10th पास कर लिए, 12th पास कर लिए, चिट्ठी नहीं लिख पाते, जानते हैं इतनी समस्या, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 10th पास बच्चा फॉर्म भरने गया, बोलता है सर फॉर्मा कैसे भरेंगे बता। अरे यार 10th पास कर ले, फॉर्म नहीं भर पा रहे। मतलब पास कर गए हैं हम लोग, क्या कर गए हैं, पास कर गए हैं। इसलिए पास वाले में नहीं पढ़ना, जिसको पढ़ना है एकदम सोचो कि ले आना है, जानकारी अंदर सृजन कर लेना, भर लेना है, जब भी जरूरत लगेगा निकाल के दिखाना है ना। तो इसको कहेंगे शिक्षा। ऐसे साक्षर बन के क्या करोगे, है ना। साक्षर बन करके इतने करोगे कि बैंक में जाए वो पैसा साइन करके, अच्छा बैंक में आजकल पैसा भी साइन करके निकाले, एटीएम रहता है उसी से निकाल लो। तो साक्षर वालों को एटीएम चोरी नहीं होता जी, पैसा मार लेता है ना, वो भी चलता है। तो साक्षर नहीं बनना भाई, शिक्षित बनना है आपको, है ना, एजुकेटेड बनना है, एजुकेटेड बनना है। याद रखना है आपको, क्या बनना है, एजुकेटेड बनना है, साक्षर नहीं बनना है। और जिसको बनाना है उसको एजुकेटेड बनाना है, साक्षर। वो 2 ही क्लास पढ़े, 4 ही क्लास पढ़े, लेकिन उसके पास नॉलेज चल जाए। चलिए उसके बाद कहता है विशेषकर नारी साक्षरता। अरे भैया नारी साक्षरता, अभी तो एक डेटा हम लेके आए हैं कि कुल है 73% साक्षर है, पुरुष 85.9% साक्षर है, महिला है 64.9% साक्षर है। ग्रामीण में साक्षरता बड़ी ढूंढने के बाद मिला है कि ग्रामीण साक्षरता जो है 77.15% है और महिला जो है 57.93। एकदम झूठ है ये जो है ना, ये महिला पर एकदम हम तो नहीं मानते। गांव में 20% महिला साक्षर नहीं है। साक्षर का मतलब है केवल उसको नाम लिखने और पढ़ने आता है, इतना भी नहीं है। जबरदस्त कहां से ऐसा डेटा बनाएगा गवर्नमेंट, कौन किया है पता नहीं। हम तो अभी तक लगभग 10-12 गांव ऐसा जानते हैं जहां 20% महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी है। 100 महिलाओं को खड़ा कर देगा, 20 महिला सही से नाम नहीं लिख सकती। पता नहीं कैसे ये डेटा जमा कर दिया है, पता नहीं, हो सकता है कि कहीं और ज्यादा होगा, हमारे क्षेत्र में कम है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं मानते। जाओ के देखो ना ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम अगर एजुकेटेड मिलेगी तो महिलाएं। प्रत्येक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो 1 महिला शिक्षित होगी, 2 होगी, 1 होगी या 1.5 होगी, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, है ना। तो ये कह दिया है किसी तरह नाम पढ़ने लिखने आता है तो साक्षर है, साइन कर लिया ना नाम। हम भी अपना, मेरी माँ तो 0 क्लास पढ़ी हुई है, 1 क्लास भी नहीं पढ़ी है, किसी तरह साइन करने सिखा देंगे तो भी साक्षर हो जाएगी कल, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा चला था ग्रामीण विकास से, ये इसी से चलाया गया था प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का पेमेंट मिलता है, जो लोग पढ़ा रहा है अभी भी मिलता है ना, वीडियो ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर से अभी भी पेमेंट चल रहा है। और विश्वास करो जब से प्रौढ़ शिक्षा हुआ है उसका 1 महीना तक क्लास हुआ, उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा खत्म, कहीं क्लास नहीं होता। लेकिन सरकार के खाते में अभी भी क्लास चल रही है, पता नहीं कैसे चलता है, ऑडिट नहीं होता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत। शिक्षा और कौशल, अब देखिए शिक्षा और कौशल, देखिए कार्य साक्षरता विशेष नारी शिक्षा, हम बोले ना कि एजुकेशन की कमी है, और कौशल स्किल की कमी है। इतना स्किल का कमी है कि हम लोग अभी भी परंपरागत खेती कर रहे हैं, है ना। अभी आएंगे खेती में बात करेंगे तब। अब नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुधार। ग्राम में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो है स्वास्थ्य सुधार का। आज हो सकता है आपको टाइम लग जाए जरा सा सुनने में, समझने में, क्योंकि आज पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरा सुन लीजिए, पूरे समझ जाइएगा, है ना। स्वच्छता भारत में इसकी हालत इतनी खराब है कि कहो मत, पूरे भारत में खराब है। हम लोग वर्ल्ड में 157 या 58 नंबर पे है, 157 देश में 92 नंबर पे है स्वास्थ्य को लेकर के। ये मत कहना कि पड़ोसी देशों से अच्छा। हाँ भाई, पड़ोसी देश तो हमसे भी गरीब है, तो हम तो उससे बेहतर है, तो पड़ोसी देशों से बेहतर है, लेकिन हम बेहतर नहीं है। हम जैसे कि अभी हाल ही में सबसे पहले स्पेन में इतना कोरोना वायरस आ गया, सुने थे 35,000 लोग मर गया, पहला टाइम हम नहीं सुने। हम बोले हरी भैया 35,000 आदमी मर गए स्पेन में, वहां जनसंख्या कितना, 35,000 मर गए। उन लोगों का सुविधा देखे, बेड देख रहे थे कितना एकदम कोविड वाला मरीज को ले जाने के लिए बेड स्पेशल। हमारे यहाँ तो ऐसा बेड भी नहीं है जी, एक हाथ 4 आदमी पकड़ के ले जाता है ऐसा ट्रेंचर में उठा करके, है ना। इतनी खराब स्वास्थ्य की हालत हम लोग के पास। उसके बाद क्या, अभी डेटा दे रहा है हर एक देश में, आने तो 1-2 साल पता चलेगा टॉप 1 में इंडिया है सबसे मरने वाला आदमी में। अभी हमको लगता है कितना 14 लाख या कुछ के आसपास होगा, अभी डेटा आया नहीं, आ जाएगा कुछ दिन में। तो स्वास्थ्य, तो हम लोग यहाँ स्वास्थ्य सबसे खराब है।
जब हम लोग के यहाँ खराब है तो ग्राम में तो और भी खराब है। 10 गांव में मिला करके एक स्वास्थ्य उप केंद्र खोला गया है। बता रहे तुम योजना मानव संसाधन विकास का योजना है कि 10 ग्राम मतलब एक पंचायत को मिला करके एक तो स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं उप स्वास्थ्य केंद्र, और उप स्वास्थ्य केंद्र खोल देना है, बस खोल देना है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग बनाने में बड़ी पैसा लगता है यार। बिल्डिंग बनाना इतना आसान है, सरकार को जब कहो तब बिल्डिंग रेल और पटरी बना दे। क्यों? एक बिल्डिंग बना दिया 2 करोड़ का, एक बिल्डिंग बना दिया उप स्वास्थ्य केंद्र 2 करोड़ में। जाके देखो कोई भी गांव चले जाओ, अगर शहर के बच्चे हो तो गांव चले जाओ, गांव वाले तो खुद ही देख लोगे। तो वहां क्या हो रहा है कि जाके देखो 2 करोड़ में एक बिल्डिंग बना है, स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। हालत इतनी खराब है कि नीचे टाइल्स बैठा हुआ, मैं एक दिन खुद गया था, टाइल्स जो बैठा हुआ है इतना खराब बैठा हुआ है, एक टाइल्स इतना ऊपर एक टाइल्स इतना नीचे, एक इतना है इतना मैंने कहीं भी नहीं है। बिजली का जो तार लगाया है ना, आधा सब आदमी कबाड़ लिया लगाने के बाद तुरंत, और जो उसको इंजीनियर है उसको सेक्शन करके 100% पेमेंट करा दिया है, और वो खुलता नहीं है। एक दिन खुलता है, सप्ताह में एक दिन। एक नर्स रखा है, 14 को पंचायत उसको घूमना है, इतनी हालत खराब है। तो बताओ, स्वास्थ्य हमको चाहिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो स्वास्थ्य का हालत इतनी खराब है कि आप खुद बता दिए हम कि इतनी हालत खराब ग्रामों में है कि उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया है। इतना उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है, बिल्डिंग बना दिया है, एकदम चकाचक पेंट मार दिया बाहर से, अंदर से सब कबाड़ होके है ना, बेड भी फाड़ दिया है सब मिल करके, और उसमें कुछ नहीं हो रहा है। कोई नहीं, ना डॉक्टर बैठता है ना मरीज बैठता है। वहाँ झोला छाप डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य चल रहा है। वहाँ पे एक दिन भी नहीं मरीज एक दिन भी डॉक्टर नहीं, एक नर्स रखा है, केवल नर्स। अब बात है स्वास्थ्य केंद्र, तो पूरे प्रखंड में एक स्वास्थ्य केंद्र है ना, एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का ठिकाना नहीं है। 1 डॉक्टर है या 2 डॉक्टर है, 1 या 2 डॉक्टर में क्या हो गया? पूरा स्वास्थ्य, कितना कान है, नाक है, मुंह है, सब चीज का बीमारी है, 1 डॉक्टर रखा है। हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे दांत का डॉक्टर है, सिर्फ एक दांत का डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल को संभाल के रखा। बताओ, किसी को अगर कहीं दर्द हो गया, सीने में दर्द हो जाएगा तो दांत का डॉक्टर क्या दवाई देगा? तो इतना हालत खराब है स्वास्थ्य का। तो ये है ग्रामीण में सबसे ज्यादा। शहरों में क्या होता है कि मिल जाता है, थोड़े लायक डॉक्टर मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है, तुरंत कुछ देर गया तो मिल जाएगा, पैसा खर्चा होगा। लेकिन गांव में क्या होता है, पैसा भी खर्चा और भी होता है। जब लोगों को अंदर में क्या होता है, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं होता है। वो जब तक शहर जाता है तब तक बीमारी बढ़ा होता है, वहां तो और पैसा लूट लेता है लोग से, क्योंकि गाँव वाला से तो ऐसे भी पैसा ही लूटना है। गरीब आदमी का पैसा लूटो और अमीर बनो, है ना। अब है स्वच्छता, हर जगह बैनर लगा दिया, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, है ना। एक ग्राम में क्या कहता है, बाहर में शौच करना मना है। मेरे ग्राम ऐसा बैनर टांग दिया सब ग्राम में कि इस ग्राम में बाहर में शौच नहीं होता है, और सब झूठ है। इतना बैनर लगा करके सरकार खर्चा कर दिया और कुछ नहीं होता है। स्वच्छता अभियान में कर दिया कि हम गंगा नदी साफ कर रहे हैं, ये साफ कर रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं। भैया जहां आप रहते हैं वहीं साफ कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक शहर ऐसा है अभी, इंदौर एक शहर है, राहत इंदौरी नाम सुने होंगे ना, इंदौर। तो इंदौर एक शहर है जो कि 4 साल से टॉप में स्वच्छता में, और आज भी है। नया डेटा परसों आया है, उसमें भी नंबर 1 है, 4 साल से नंबर 1 है। एक ही शहर भारत में है इंदौर जो कि साफ है। बाकी पहले शहरी व्यवस्था देख लो, शहर में तो स्वच्छता रहती नहीं है, और शहर का नहीं, हम लोग तो ग्रामीण पढ़ रहे थे। ग्रामीण में स्वच्छता क्या है कि आप लोग जानते हैं, ग्राम में पशु पालन, पक्षी पालन सब चीज होता है, और ग्राम में स्वच्छता पर ध्यान थोड़ी रहता है आदमी का। जी, अपना खाने पीने के बाद खेत से काम आया, सुत गया, उसके बाद इसको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है, उनको बताना है कि साफ और स्वस्थ रहना कैसे जरूरी। अब आते हैं भूमि सुधार। लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा, तो भूमि सुधार सबसे बड़ी समस्या है। उन क्षेत्रों में और भी बड़ी समस्या है जहाँ चकबंदी नहीं होती। चकबंदी का मतलब है कि जमीन जैसे है ऐसे, तो इसमें 2 भाई बांट लिया, आधा इधर आधा इधर, है ना। यहाँ पर एक जमीन है, इसको भी आधा आधा ऐसे बांट लिया। लेकिन चकबंदी का मतलब है जहां लेना है एक जगह तू ले ले, जहां लेना है तो एक जगह ले ले। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में आसान हो जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ये संभव हो जाता है। बाकी क्षेत्रों में ये संभव इसलिए नहीं होता है कि कहीं ऊंचाई की जमीन है, कहीं नीचे है, कहीं अच्छा फसल होता है, कहीं अच्छा नहीं होता, इसलिए बंटवारा जाता है। ये भूमि सुधार समस्या बहुत ज्यादा है कि बराबर क्या हो रहा है कि काम नहीं मिल रहा है। इसीलिए सरकार इसमें लगी हुई है कि भूमि सुधार किया जाए। लेकिन भूमि सुधार क्या होगा, बड़ी पैसे लगता है ब्लॉक में भूमि सुधार कराने में, है ना। लोगों को अभी क्या कहते हैं,
है ना, मिट्टी का टेस्ट कराना कि मिट्टी में क्या फसल उग सकता है, ऐसा केंद्र खोल दिया। प्रत्येक प्रखंड में का को केंद्र खोल दिया है। गांव में बोला कि गांव का आदमी को बोला गया है कि जाइए आप वहाँ के प्रशिक्षण करा के आइए। वो आदमी के पास इतना फुर्सत ही नहीं कि वहाँ प्रशिक्षण कराने जाएगा। आज जाएगा 10 दिन 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा, वहाँ बोलता है 500 रुपया दो तब कर देंगे, और जबकि सरकार बोलिए कि फ्री में होगा। तो आदमी इसीलिए करता नहीं है। ये तरीका नीरस पड़ा हुआ है तरीका, लेकिन तरीका नीरस पड़ा हुआ है। जो अधिकारी है जाके देखो, एक ही आदमी को 4 गो काम का अधिकारी बना दिया, खाली सैलरी दे रहा है, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये है ग्रामीण स्तर का एकदम जेन्युइन वर्क जो हम बता दिए। 4 नंबर पॉइंट है प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादक संसाधनों का विकास। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या हो जाए, विकास का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, चाहे कृषि क्षेत्र में हो। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, संकर बीज है ना, हाइब्रिड बीज इसको बोलते हैं इंग्लिश से, हाइब्रिड बीज दिया जा रहा है, जिसमें से लोगों को नई कृषि पद्धति बताई जा रही है, कृषि करने का नया तरीका बताया जा रहा है, कृषि के नवीन तकनीकों से क्या हो रहा है, इसका विकास कर दिया जा रहा है ताकि लोगों का उत्पादन किया जा सके। आजकल देखिए इंटरनेट, मोबाइल या यूट्यूब में भी नया नया कृषि का तरीका दिखा करके नए नए मशीनों का उत्पादन क्या कर रहा है, विकास किया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ी समस्या थी विकास में वो है आधारिक संरचना, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ऋण, विपणन, सड़कें, परिवहन, सूचना प्रसार। ये समस्या जेन्युइन है हमारे गाँव में। गाँव में सबसे बड़ी बात है कि बिजली अब लगभग 100% गाँव में आ चुकी है। कुछ दिन पहले लगभग 90% गाँव में आ गए थे, अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ गाँव में नहीं आया। तो बिजली की जहाँ समस्या है तो सोचो वहाँ सिंचाई की समस्या है, क्योंकि लोग सिंचाई नहीं कर, बिजली आने के बाद सिंचाई आसान हो गया, लोगों का काम आसान हो गया, दिन रात काम करने सका। सड़क तो अभी भी सोचो कि बहुत स्टेट ऐसा है जहां अभी भी सड़क मार्ग नहीं जुड़ा हुआ है गांव से, तो सड़क है बहुत बड़ा, क्योंकि सड़क अच्छा होगा तभी वो अपना फसल को दूर दूर ले जाकर के बेच सकता है, और फसल दूर ले जाकर बेच सकता है तभी वो सोचेगा कि नहीं हमको और फसल उगाना है। ऋण, ये जो सबसे बड़ी समस्या है, लोन मिलना, उसके पास पूंजी नहीं है तो क्या करेगा, साहूकार से ले लेगा। जो बुक में भी जेन्युइन एनसीईआरटी का बुक में लिखा हुआ है कि साहूकार से पैसा ले लेते। साहूकार क्या करता है, अनाप शनाप ऋण ले लेता है, अनाप शनाप इंटरेस्ट ले लेता है। इतना इंटरेस्ट ले लेता है कि वो 20,000 रुपये अगर तुमको देगा तो 20,000 रुपये में प्रत्येक महीने आपको 2,000 रुपये लग जाएगा इंटरेस्ट। तो सोचो कितना इंटरेस्ट लग गया। अगर 12 महीना पैसा नहीं दे तो 12 गुना 24,000, 24,000 रुपये उसको केवल इंटरेस्ट दे देगा एक साल में, जबकि कितना है मूलधन 20,000 रुपया है। तो ये है समस्या। इन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार ने कई प्रयास किया। सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया कि सरकार ने क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख एवं विपणन वृद्धि के लिए है ना एक बैंक का स्थापना किया जिसको बोलते हैं नबार्ड, है ना, नबार्ड का स्थापना किया, कई कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना किया, कई ग्रामीण बैंकों का स्थापना किया कि जहां पे किसान को ऋण दिलाया जाए, लोन दिलाया जाए। तो लोन दिलाने के लिए केसीसी कार्ड, किसान कृषि योजना के तहत उसको केसीसी कार्ड दिया, 40,000, 20,000, 50,000 पूंजी दिया जाता है। कई बार देखिएगा किसान का बिल को माफ कर, ऋण को माफ कर दिया जाता है ताकि किसान क्या करे और अपने आप को वृद्धि कर सके। विपणन को इंग्लिश में कहते हैं मार्केटिंग। जब आप लोग बीएसटी में पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मतलब बेचने का तरीका आना। अब देखो गांव में सब्जी उगेगा, फसल उगेगा तो बेचने का क्या तरीका होगा, उसको तुरंत उगाना, तुरंत बेचना, नहीं तो खराब हो जाएगा, है ना। धान है, चावल है, उसको कैसे बेचना है कि ज्यादा और इनकम हो सके। तो विपणन का एक तरीका है लोगों को बताना है कैसे बेचना है, लेकिन नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता जैसे कि अभी मान लीजिए धान का सीजन है, अभी ठंडा का दिन है, धान कटता होगा तो अभी धान लेगा बेचने के लिए उसको 12 रुपए से 13 रुपए रेट नहीं देगा। सरकार ने भी रेट बना दिया कि 18 रुपए, लेकिन 18 रुपए तो उसको तुरंत पैसा चाहिए। सरकारी में खरीदेगा नहीं, सरकारी में कब खरीदेगा, मार्च में खरीदेगा। मान लो मार्च तक इंतजार करेगा तू, हाँ अभी गरीबी है, अभी धान काटेगा, अभी खाएगा ना, मार्च तक इंतजार करेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें भी कमजोर है, विपणन का तरीका में भी कमजोर है। सड़कें, परिवहन, है ना, परिवहन का मतलब हुआ रेलगाड़ी, सामान और सूचना प्रसार, है ना। हम लोग को अभी देखिए कृषि, डीडी कृषि, है ना, डीडी किसान, ऐसा चैनल हम लोग को लगा दिया गया है ताकि हम लोग और भी उससे देख सके, जान सके, गांव वालों का सुधार हो सके। नेक्स्ट है निर्धनता का निवारण। देखिए गांव में सबसे ज्यादा गरीबी है, नहीं शहरों में भी गरीबी है, ऐसा बात नहीं। शहरों के झोपड़पट्टी जो रहता है वहां गरीबी ज्यादा है, गांव में अक्सर गरीब होता है। गांव में 30% लोग अमीर होते हैं, बाकी 70% गरीबी रहते हैं। और कमजोर वर्गों का जीवन में सुधार, कई सारा ऐसा योजना लाया जाता है, कई सारा ऐसा प्रयास किया जाता है कि गरीबी में उन्मूलन हो सके, गरीबी का उन्मूलन हो सके। इससे पहले का चैप्टर में तो निर्धनता पढ़ाई है, जैसे मनरेगा जैसा कार्यक्रम लगाया गया गांव में ग्रामीण विकास करने के लिए ताकि लोगों को निर्धनता की कमी को खत्म किया। कमजोर वर्गों का जीवन, जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि गांव में ही सबसे ज्यादा कमजोर लोग रहते हैं,
और उन लोगों का जीवन को सुधारने के लिए कई सारा योजना लाया जाता है। उनको पढ़ाने लिखाने, है ना, पढ़ने के लिए तो बता दिए, स्कूल में पढ़ने तो देगा नहीं, तो एक काम करो, जूता चप्पल बैग टाई कपड़ा लता यही सब दे करके खुश कर दो, है ना। तो इसके ऊपर काम कर रहा है बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओ है जो इसके लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद है रोजगार का अवसर प्रदान करना। रोजगार तो हम बताए ग्रामीण में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है, क्योंकि देखो अभी फसल कट गया, मान लो मार्च, अभी नवंबर चल रही है, अभी फसल काट लिया दिसंबर में, इसके बाद क्या करेगा वो, इसके बाद वो कमाने बाहर चला जाएगा। इसीलिए रोजगार का कोई व्यवस्था किया जाए, लेकिन गाँव में कोई रोजगार का व्यवस्था हो नहीं पाता है। कोशिश किया जाए कि फैक्ट्रियों को एक आध दो गाँव तरफ लगाया जाए, ताकि उधर क्या हो, रोजगार सृजित हो। इस टॉपिक पे तो बात कर ली कि साक्षरता दर ऐसी है 73, 80 और 64, लेकिन गांव में इतना ही है। गांव में ये तथ्य बिल्कुल गलत है, कहां से लेके आया पता नहीं, हमको तो नहीं लगता कि इतना गांव में शिक्षित होगा। अगर किसी को पता हो गांव में तो अपने से ट्राई करके देख लो और हमको कमेंट भी करो, और हाँ वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी बना रहे, है ना। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में साख विपणन, साख का मतलब होता है कि देखिए आपका घर में अगर 20,000 रुपया जमा है, पैसा रखे, 50,000 रखे, लाख रखे, 10 लाख रखे, तो वो आपका क्रेडिट है। मुसीबत में वो आपको काम आ जाएगा, झट से आपको कोई भी सरफेस में लड़ने का ताकत मिल जाएगा। किसी को हम लोग बोलते हैं साख, है ना। कृषि अर्थव्यवस्था के समृद्धि के लिए पूंजी का निर्माण एवं निवेश, जैसे आप पूंजी का निर्माण कर दे या निवेश कर दे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, तो इसको हम लोग कहेंगे साख। निवेश का मतलब है 5 लाख रुपया तेरे पास है, तुम बैंक में रख दिया तो निवेश हो गया, या तुम कहीं फिक्स करा दिया तो निवेश हो गया। तुम जब मन तक वो 5 लाख का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास जितना पूंजी पैसा आता है उसको हम लोग साख करते हैं, ठीक है। 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई है, और इसी के तहत क्या किया जाता है, किसानों को लोन दिया जाता है। नाबार्ड ही देख रेख करता है ग्रामीण किसान का, ठीक है। अब आता है इधर, है ना। चलो बहुत ज्यादा उसमें डिस्कशन कर लिए। बैंकों की भी हालत खराब है भारत में, क्या बैंक मर्ज हो रहा है, मिल जा रहा है बैंक सब, क्या। देखिए एक बैंक खोला गया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में था, हम टॉपिक लिए है कि निर्धन महिला बैंक जो है केरल में 1995 में स्टार्ट किया गया, उसका नाम रखा था श्री कुटुंब, है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा। कृषि विपणन व्यवस्था, कृषि में विपणन व्यवस्था क्या है, देखो किसी भी चीज को बेचने का तरीका को हम लोग विपणन कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं इंग्लिश से। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर उत्पादित कृषि पदार्थों को संग्रह, भंडार, प्रसंस्करण, परिवहन, वर्गीकरण एवं वितरण आदि किया जा सकता है। मतलब कृषि का जो भंडार है, अनाज है, जो भी है, चावल है, मुर्गा है, अंडा है, उसको क्या कर सके, ला सके, इकट्ठा कर सके, एक जगह रख सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और बेच सके। जब मालूम चलेगा किसान को कि इस बार जो फसल हुआ है धान का रेट जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है, तो ले जा करके वहां बेचेगा जहां ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सुविधाएं होगी परिवहन और भंडारण की, तब न, जिसके लिए मंडियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए सबसे ज्यादा कुछ कदम है उठाना, वो कदम है कि भंडारण से क्षति को बचाना। कई बार क्या होता है ना कि किसान लोग में भंडार कर लेता है, कहीं भी कर लेता है, तो वो चाहता है कि हम एक बार में जब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि उस भंडार करने का चक्कर में उसका क्या हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, गल गया, सड़ गया या पानी पड़ गया तो बेकार हो जाता है। तो इसके लिए सरकार को उपाय करना चाहिए कि इसको बचाया जाए। जैसे बड़ा बड़ा मंडी है, यूपी में बहुत बड़ा बड़ा मंडी है, तो मंडी में आप ले जाओ, 2 दिन तक अपना सामान को वहां रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा था, बारिश हुआ, गेहूं ले गया किसान बहुत सारा, उस दिन नहीं खरीद सका, लाइन में लगाया हुआ है, पानी पड़ गया, खराब हो गया, उस सब के लिए व्यवस्था रखना जरूरी है। सरकार कह रही है कि 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी का विकास करना। सोच रहे हैं कितना हम लिख दिए, 27,000, 2700 नहीं लिखे हैं, मैंने अभी भी सरकार का चूक से बाहर है किसानों की, है ना। हाल ही में किसान बिल आया था क्या, हाल ही में किसान बिल को सरकार निरस्त कर दिया, है ना, बैकआउट कर दिया क्या। चलिए देखते हैं वो क्या करेगा। देखो कोई चीज जब अच्छा नहीं होगा बाबू, तो कोई भी सरकार क्यों ना हो, उसको वो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे हम रहे या तब तुम रहे। मेरे लिए चीज है, मेरी चीज है, और मुझे पसंद नहीं आएगा, तो मान लो ये शर्ट है ना, मेरे पापा हमको खरीद दिए, है ना, और हमको ये पसंद नहीं है तो हम क्या पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, हम वापस कर देंगे। इसलिए कहेंगे कि भाई दुकान में वापस कर दो, मेरी पसंद का लिया। इसीलिए किसानों का पसंद का काम करिए, ठीक है। हमारा भी ये कहना है, सरकार कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं, सड़क रेल सिंचाई सुविधा ये उनको जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा वो क्या कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे, वस्तुओं को बेच सकेंगे। कृषि उत्पादक के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य, यही वाला कानून बना था जी, कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य। सरकार का कहना था कि समर्थक मूल्य फैक्ट्रियां तय करेगी, है ना। जो जैसे कि होता है गन्ना, है ना, गन्ना होता है या कपास होता है, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना। तो कंपनी लेगा, आखिरकार कपास तो खुद ही कपड़ा नहीं बनाएगा, तो कंपनी को दे देगा। तो उस क्षेत्र में कहा कि ये
कंपनियां निर्धारित करेगी, वो आपको पूंजी देगा और वो आपका सामान ले जाएगा। तो उसमें घाटा लग रहा था, किसानों को लग रहा था कि घाटा है, मैं तो किसान नहीं हूँ, मैं इतना अच्छे से नहीं जानता, तो इसको वापस कर लिया। अभी भी इसी का बात चल रहा है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थक मूल्य आप दीजिए। जैसे हम अभी बताया ना कि धान का मूल्य अभी जैसे कट रहा है, सरकार देगी 17 रुपए, लेकिन बाजार में बिक रही है कितना है 12 में, तो घाटा लग रहा है ना। तो ऐसे ही बहुत कुछ होता है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाना। जैसे कि हम लोग को चावल मिलता है 5 रुपया, 1 रुपया किलो चावल है ना, प्रति व्यक्ति को 5 रुपया चावल मिल रहा है। ये सब सुविधाओं को और बढ़ाया जाए ताकि और ज्यादा लोगों को मिल सके। देखो कभी इस टॉपिक पे हम देखिए पूरा डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि सार्वजनिक प्रणाली कैसे चलती है, ये कृषि से रिलेटेड कैसे है। ऐसे भी लग रहा है आज क्लास लंबा हो जाएगा, एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी बना रहे। देखो अब जो है आपके बुक में एक नया पॉइंट था कि जैविक कृषि। जैविक कृषि क्या होता है, देखिए खेती करने के लिए वह पद्धति जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके संरक्षण एवं संवर्धन करता है, उसको हम लोग जैविक कृषि कहते हैं। मतलब पर्यावरण का सुरक्षा के लिए आप क्या करिए कि खाद, रसायन, जो कीटनाशक है उसका इस्तेमाल मत कीजिए और कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर लीजिए जिससे उत्पादन बढ़ जाए, उसको हम लोग जैविक कृषि कहते हैं। जैसे जैविक खाद गोबर और नीम पत्ता का कीटनाशक की जगह नीम और कुछ पत्तों को मिला करके छिड़काव करता है तो उससे भी कीटनाशक हो जाता है। गोबर को खाद बना करके किया जा रहा है। तो इसको सरकार कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि उर्वरक और कीटनाशक क्या कर रहा है, भूमि को बेकार कर दे रहा है, उपजाऊ कम कर दे रहा है। इसके लिए कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। अब इसके कुछ लाभ भी दिए हैं। महंगे संकर बीजों और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक आदतों पर निर्भर, आप जैविक चीजों पर निर्भर करिए, आप खुद से बीज उगाइए, उन्हीं बीजों को लगाइए और अच्छा हो सकता है। कई जगह पे इसका एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में भी एक एग्जाम्पल था जहाँ पे ये करके दिखाया है और बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन संभवतः नहीं है कि लोग सबको ये एक्सेप्ट अभी कर पा रहा, हो सकता है भविष्य में कर ले। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक आदतों पर निर्भर रहता है। वो लोग क्या करेगा, जो भी मिलेगा जीव जंतु पेड़ पौधा इसी से निर्भर रहेगा। नेक्स्ट लिखा है ये आगत संस्थे होते हैं। आप घर में जो चीज बनाएगा निश्चित संस्था, संकर बीज बहुत महंगा मिलता है। घर वाला बीज अगर 10 रुपए किलो होगा तो संकर बीज 100 रुपए किलो होगा। प्रतिफल अधिक मिलता है, प्रतिफल का मतलब है लाभ अधिक मिलेगा आपको, लाभ कम, मेहनत कम और लाभ ज्यादा होगा। उत्पादक बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो आय में वृद्धि हो जाएगी, है ना। नई कृषि पद्धति पर निर्भर है, आपको नई कृषि का पद्धति को जानना पड़ेगा इसके लिए इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कुछ है जो मेन टॉपिक है, क्या था, हरित क्रांति। एक बार पहले भी पढ़े, एक बार फिर से देख लेते हैं। हरित क्रांति जिसका जन्म देखो ये किसान का विकास के लिए, माने ग्रामीण विकास के लिए कुछ ये कार्यक्रम चलाए गए हैं जो सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें से सबके जितना लिखा हूं सबके सब सफल है। नहीं सफल होता तो आज हम लोग जितना मात्रा में हम लोग का हालत है वैसा नहीं होता कृषि के क्षेत्र में। किसानों का बहुत बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में। वो लोग का जीडीपी में जितना ग्रोथ रेट था उतना आज भी दे रहा है, कुछ जरूर कम हुआ है लेकिन किसान वर्ग के लोगों का कमी नहीं हुआ अभी भारत में। ठीक है, हरित क्रांति जो है एमएस स्वामीनाथन विश्व में जो थे ई बर्लग थे, है ना। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। हरित क्रांति का मतलब है फसल जितना होता है सब हरित क्रांति में है। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग के लिए काम हो जाएगा। नील क्रांति मछली उत्पादक, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, तिलहन का मतलब तेल, है ना। तिलहन का मतलब तिल नहीं, तेल है ना, बादाम जो भी होता है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल, बायोडीजल भी बन रहा था, है ना, तो पेड़ पौधा का से तेल निकाल करके डीजल बना रहा था। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, बादामी क्रांति मसाला, और एक लिख दिया यहाँ पे स्वर्ण क्रांति बागवानी खेती, जैसे आम लगाना, फल लगाना, ये सब, और गोल क्रांति आलू। इतना सारा आज के लिए डिस्कशन हो गया। आज लगता है लंबा हो गया, एक बार लाइक कर दीजिए, एनर्जी बना रहे। आज का चैप्टर जो है एक बार में कंप्लीट करा दिए। अगर इसमें कोई कुछ रह गया हो तो कमेंट में लिखिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए। जय हिंद।